आईवीएम पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को, तभी सभी हमारे श्रोताओं को सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदी कैलेंडर का ये जो नया साल शुरू हो रहा है आप सभी के लिए बहुत मंगलमय हो, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा हो। क्योंकि जिस तरह से ये कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है, सबसे पहले दुआएं बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास तरह से जिस तरह से हमारा देश इस समय इस लड़ाई में इस आगे चल रहा है, और जिस तरह से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन आई है, और उसके बाद जिस तरह से लोग एकजुट होकर इस लड़ाई में बराबर शरीक हो रहे हैं, उस उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सिलेक्टर। सबा भाई, नवरात्रि आज से शुरू हो रही है और हिंदी कैलेंडर में कहते हैं कि नया साल होता है, और नया साल का आगाज बहुत बेहतर तरीके से हुआ है, खासतौर से क्रिकेट के मैदान पर। और हमको लग रहा है कि नवरात्रि से पहले हमने रन रात्रि देख ली है मुंबई में। रनों की बरसात, 438 रन बने जो मैच हुआ राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में। क्या सही नाम इसको माना जाए सबा कि नवरात्रि से पहले रन रात्रि हमने देखी मुंबई में? हाँ राजीव, कुछ वैसे ही देखने को लगा। उसके साथ जी। साथ रमजान भी कल से शुरू हो रहा है। ढेर जी। सारी मुबारकबाद और ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को, नवरात्रि जी। की भी और रमजान की भी। कल का जो मैच था राजीव, वो देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो किस दिशा में जा रही है। जी। ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे वो संजू सैमसन हो, केएल राहुल हो, या फिर हमारे दोस्त यंग स्पीडस्टर्स हो, चेतन सकारिया हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए। तो सब कुछ देखने को मिला कल के मैच में। पर ये हाई स्टेक्स का इनकाउंटर था, और हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि चूंकि ये गेम जो है वो वानखेड़े में होने वाला है, यहाँ पर ढेर सारे रन बनेंगे। पर ये उम्मीद नहीं थी कि दोनों टीम इतना इतना ज्यादा रन 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 बनाएगी। जी। एक प्रकार से ये रन फीस तक इतने ज्यादा छक्का देखने को मिला, और बेहतरीन बल्लेबाजी हुई। गेंदबाजी काफी अच्छी हुई प्रेशर में। ड्यू की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है सेकेंड हाफ में गेंदबाजी करना। पर सारा सारा एलिमेंट्स जो है वो देखने को मिला कल के मैच में। बिल्कुल। और समा, अगर एक टीम 221 बना रही है, दूसरी टीम 217 बना दे रही है, यानी कि 40 ओवर की क्रिकेट में 400 से ज्यादा रन हर ओवर में लगभग अगर हम औसत निकाले तो 10 से ऊपर का औसत निकल कर सामने आएगा। जो ये दर्शाता है कि किस तरह का फ्लैट ट्रैक था वानखेड़े में। और मुझे तो लग रहा है मैं शारजा की अगली कड़ी देख रहा था, जहाँ पे एक हाई रन चेज वहां पर भी हमने देखा था। वहां पर राजस्थान ने सक्सेसफुली वो रन चेज किया था, यहाँ 4 रनों के अंतर से चूक गए। कैसे आप देखते हैं जो रन शत की पारी तो खेली संजू सैमसन ने, उस पर आगे बात करेंगे, बट वो स्ट्राइक रोटेट ना करना, क्रिस मॉरिस को अगर आपने इतना महंगा खरीदा है, उसमें कप्तान का ही भरोसा नहीं है, तो फिर उसको कैसे देखा जाए सुबह? मुझे लगता है ये जायज था राजीव, जी। संजू सैमसन को अब का उस समय रन नहीं लेना, क्योंकि क्रिस मॉरिस ने जो पहले दो तीन या चार गेंदें खेली थी, उनमें डॉट डिलीवरी ज्यादा थी, एक या दो ही रन जी। बना पाए थे वो। तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस थे मैच जिताने के, वो थे संजू सैमसन के पास। वो इन फॉर्म प्लेयर हैं, वो कितने आसानी से एफर्टलेस वो छक्का लगा रहे थे या जी। फिर बाउंड्रीज लगा रहे थे, तो उनको रोकना बड़ा कठिन था। ये तो अच्छा रहा पंजाब किंग्स के लिए कि अर्शदीप सिंह ने वही दिशा में गेंद डाल दी। पहले से वो प्लान करके आए थे कि यहाँ से अगर आप मार लेंगे तो अलग बात है, पर मैं इस जी। दिशा को से भटकने वाला नहीं हूँ। और अंत में वो जो गेंद पड़ी वो सही दिशा में भी थी। प्रयास भी किया संजू सैमसन की, मैं बात सुन रहा था मैच के बाद, उन्होंने कहा कि उनको लगा कि छक्का है, पर ठीक जी। प्रकार से उन्होंने कनेक्ट किया नहीं। मुझे लगता है वो निर्णय सही है। क्रिस मॉरिस के ऊपर इतना ज्यादा स्टेक्स है, उनकी गेंदबाजी भी कुछ खास थी नहीं कल के मैच में। जी। और बल्लेबाजी आप इतना नीचे करने आ रहे हैं, तो किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे इतने बड़े स्टेक्स को? ये कहना बहुत कठिन है राजीव। मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना होगा यहाँ पर क्रिस मॉरिस को। वो जो हाई प्राइस जो उनका है, जो टैग उनको ऊपर लगाया गया है, उसको जस्टिफाई करने के लिए। बिल्कुल। और अगर हम कल का मैच को पूरा एनालिसिस करें सबा, शुरुआत जिस तरह से पंजाब किंग्स ने की और जिस तरह की बैटिंग के राहुल ने की, वो बहुत कमाल था देखना। और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया, 50 गेंदों पे 91 रनों की पारी उन्होंने खेली। और स्ट्राइक रेट, अगर हम इंडियन क्रिकेट की बात करें, जो मौजूदा इंडियन टीम है, बेस्ट स्ट्राइक रेट है हार्दिक पांड्या के बाद उनका। कैसे आप देख रहे हैं उनके फॉर्म को, जिस तरह से उन्होंने फॉर्म पकड़ा है इंग्लैंड सीरीज के बाद, और उनका बहुत जबरदस्त तरीके से साथ दिया दीपक हुड्डा ने? अ, राजीव, केएल राहुल हमेशा से ही शानदार टी20 प्लेयर रहे हैं। उनको भारत ने हर एक पोजीशन में खिलाया, ओपनर के रूप में भी, मिडिल ऑर्डर के रूप में भी, और हर जगह उन्होंने परफॉर्म किया है। सिर्फ ये पिछला जो सीरीज हुई थी इंग्लैंड के विरुद्ध, वहां पर वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे।
और उसका बहुत बड़ा कारण ये था मेरे हिसाब से कि उनको गेम टाइम बहुत मिला था, बहुत कम मिला है, उन्होंने ज्यादा मैचेस खेले नहीं है। और अगर आप बबल में रहते हैं तो बबल से आप बाहर निकल कर डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल सकते हैं। आप जितनी भी मेहनत कर लें, जितने भी आप सेशंस कर लें नेट्स में, उस वो मैच टाइम के मुताबिक कभी भी सामने टिक नहीं पाता है। तो ये जी एक परेशानी रही थी केएल राहुल के साथ। पर अच्छा ये हुआ कि इंडिया इंग्लैंड एक दिवसीय श्रृंखला में भी उनको परसिस्ट किया गया। वहां पर जो उन्होंने फॉर्म दिखाया वही कॉन्फिडेंस यहाँ पर भी देखने को मिला है। जी एक एलिगेंट प्लेयर है, ज्यादा जोखिम उठाते नहीं है। स्पिनर्स के सामने उन्होंने शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल किया। उसके साथ साथ पेस बॉलर्स को बहुत शानदार वो पिकअप शॉट्स खेलते हैं, जिस प्रकार संजू सैमसन जी ने भी उसी प्रकार के शॉट्स खेले। तो मुझे लगता है कि ये एक कंप्लीट पैकेज है। कीपिंग अच्छी करते हैं, नेचुरल विकेट कीपर है। और केएल राहुल एक कप्तान है इस समय। बहुत जी जरूरी है कि वो अच्छी अच्छी शुरुआत दे अपनी टीम को। कल कुछ उसी प्रकार की बल्लेबाजी का प्रदर्शन उनके उनके तरफ से देखने को मिला। समझ दीपक हुड्डा उन बल्लेबाजों में से एक जिनको बहुत हाईली रेट किया गया शुरुआती सीजन्स में। कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं था, लेकिन वडोदरा में जब कुणाल पांड्या के साथ उनकी लड़ाई हुई, उनको वडोदरा टीम को छोड़ना पड़ा। ऐसा लग रहा था इस बल्लेबाजी से वो कुछ जवाब सा देना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने अटैक किया के, जिस तरह से स्वीप शॉट खेले, जिस तरह का उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कुछ ड्राइव्स मारे लेग स्पिनर्स को। कैसे आप दीपक हुड्डा को देख रहे हैं? ये दिल पे लगी चोट की बल्लेबाजी का असर था, या आपको लग रहा है नेचुरली है उनके अंदर से आते हैं इस तरह के स्ट्रोक्स? लेकिन हमने बहुत देखे नहीं, वो सनराइजर्स के लिए भी खेले, अब वो खेल रहे हैं दूसरी टीम से, बट वो फ्लो एक अलग तरीके का नजर आया। मुझे लगता है कि ये एक नेचुरल एथलीट है दीपक हुड्डा। जी एक तो लंबे कद के खिलाड़ी हैं, पावरफुल हैं। पहले इनको हम लोगों ने देखा है ब्रीफ कैमियो खेलते हुए, पर इस प्रकार की बड़ी पारी, इस प्रकार की इम्पैक्टफुल पारी इन्होंने कभी खेली नहीं है। तो मुझे लगता है कि अनिल कुंबले और केएल राहुल ने इनके ऊपर जरूर मेहनत की है। एंडी फ्लावर भी हैं कोचिंग स्टाफ में। और इनको इनका जो रोल है वो काफी अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया गया है राजीव। जी और इसी वजह से इनको कल प्रमोट भी किया गया। स्पिनर्स थे उस समय, स्पिनर्स के विरुद्ध शानदार शॉट्स उन्होंने लगाए। उनको जो वो जो लय प्राप्त हुआ, उसी की वजह से उन्होंने इतने शानदार रन्स भी बनाए जी अपनी टीम के लिए। बहुत ही अहम पारी थी, 64 रन उन्होंने बनाए, सिर्फ 28 गेंदों का सामना किया। और वो एक प्रकार का टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। और मुझे जी लग रहा है कि बहुत ही स्मार्ट मूव था पंजाब किंग्स के टीम मैनेजमेंट का, कि उनको ऊपर भेजना। और वो जो साझेदारी थी उसी वजह से पंजाब किंग्स जो है अंत में वो मैच जीत पाई। और उनके रेंज बहुत ज्यादा है राजीव, जी लंबे कद के हैं, और उनका जो आर्च है बहुत काफी अच्छा है। और इसी वजह से उनको फायदा मिलता है। एक बार अगर आपके पास विश्वास बढ़ जाए तो आप हर एक प्रकार के शॉट्स भी खेल सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जिस अंदाज में दीपक हुड्डा और के राहुल की जो साझेदारी थी वो आगे बढ़ी, क्योंकि विकेट्स निकल गए थे शुरू में, क्रिस गेल भी सेट होके आउट हो गए। कैसे आप देख रहे हैं उस साझेदारी को? किस तरह से आपने देखा पनपते हुए? क्योंकि 64 रन बनाए दीपक हुड्डा ने, स्ट्राइक रेट उनका 180 के आसपास का था, और दोनों बल्लेबाजों ने न सिर्फ स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखा, बल्कि इस बात को तय किया कि 200 के पार स्कोर जाए, क्योंकि के राहुल इस बात को जान रहे थे कि बहुत फ्लैट ट्रैक है, और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा रन आप जोड़ लें वो फायदेमंद होगा। और अंत में आप देखिए जो हार और जीत का अंतर है वो सिर्फ 4 रनों का रहा। हाँ राजीव, ये बहुत बड़ी समस्या होती है जो टीम जी बल्लेबाजी करती है पहले, खास करके एक शानदार बैटिंग सरफेस पे। और कल उसी तरह का विकेट था वानखेड़े का। तो केएल राहुल और दीपक हुडा की ये साझेदारी उस हिसाब से भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि टारगेट क्या होना चाहिए कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको जी सिर्फ उसी स्ट्राइक रेट के साथ उसी प्रकार के बड़े शॉट्स लगाते ही रहना है। और यही अच्छा रहा इस साझेदारी में। एक समय तो मुझे लग रहा है कि दीपक हुडा ने पूरी तरह से चार्ज ले लिया था। जी उनके जो बाउंड्री परसेंटेजेस हैं वो काफी ज्यादा हाई थे, और ज्यादा स्ट्राइक भी उन्होंने नहीं लिया। पर जी एक बार जब दीपक हुडा आउट हो गया उसके बाद फिर केएल राहुल ने कंट्रोल अपने पास ले लिया। मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है, इस प्रकार की जो माइंडसेट है, उसी जी का फायदा मिला कल केएल राहुल और दीपक हुडा को। क्योंकि अच्छा तो ये होता है कि दोनों तरफ से बड़े बड़े शॉट्स लगाए जाए, पर अगर आपको पास स्ट्राइक नहीं आ रही है तो कम से कम एक प्लेयर जो है उसको बड़े शॉट्स लगाने होंगे, जो जी कि दीपक हुडा ने कल किया। तो कभी भी ऐसा लगा नहीं कि दूसरे छोर से सिर्फ स्ट्राइक रोटेट हो रहा है। वहां पर केएल राहुल ने भी अच्छे शॉट्स लगाए, पर बल्क ऑफ द स्कोरिंग जो थी साझेदारी में वो दीपक हुडा ने ही किया। और केएल राहुल को भी पता है, जैसे कि आपने कहा, कि रन्स कितने होंगे, कितने सफिशिएंट होंगे। जी ड्यू पड़ने लगती है शाम में, तो बहुत ही कठिन हो जाता है बैट बॉल से बॉलिंग करना। तो जितना आप प्रयास करेंगे, जितना ज्यादा रन आप जोड़ लें, उसी का फायदा मिलता है। पर उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में अगर आप विकेट्स खो बैठे तो फिर पार स्कोर भी आप
कि पार स्कोर भी पाना आपके लिए बड़ा कठिन हो जी, जाता है। बिल्कुल। और सबा, अगर आपने बाउंड्री हिटिंग की बात की, 24 छक्के लगे कल के मैच में और 49 चौके लगे, जो ये दर्शाता है कि अगर मैदान छोटा है और फ्लैट ट्रैक है तो फिर डोमिनेशन जो है बैट्समैनों का नजर आएगा। और मजे की बात ये, एक बार फिर इंडियन बैट्समैनों का डोमिनेशन था सबा। 438 रन टोटल बने, 356 रन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए इस मैच में। और एक बार मजे की बात ये कि फिर मैन ऑफ द मैच जो है वो एक भारतीय खिलाड़ी संजू सैमसन। लगातार चौथी बार ये हुआ है, और आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 4 मैचों में 4 बार कोई भारतीय खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बने। इसका मतलब ये है राजीव की जो इन्फ्लुएंस जो है भारतीय बल्लेबाजों का, जी, भारतीय खिलाड़ियों का, वो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये सारे जो कोचिंग स्टाफ हैं आईपीएल के, उनको भी इसका एहसास हो गया है जी, कि आपको अगर मैच जीतना हो, जीतने के लिए या फिर टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको शानदार भारतीय खिलाड़ी चाहिए होंगे अपने 11 में, और यंगस्टर्स को आपको मौका देना होगा। अब कल ही का आप उदाहरण ले लें, चाहे वो संजू सैमसन हो, केएल राहुल हो, या फिर ये 2 स्पीडस्टर्स हों, अर्शदीप सिंह या फिर चेतन सकारिया। जी, ये दोनों के दोनों मेरे हिसाब से अनसंग हीरोज़ थे। पर इस प्रकार के बॉलर्स को, इस प्रकार के बल्लेबाजों को आपको मौका देना होगा। मुझे ये अच्छा लग रहा है इस आईपीएल में कि इस बार जो हमारे जो फॉरेन कोचेज़ हैं, उनको भी ये एहसास हो गया। चलिए, भारतीय कोचेज़ हैं, उनको पता है कि अपने यंगस्टर्स कैसा करेंगे, पर जी। फॉरेन कोचेज़ को ये बात समझ में आ जाना, इसका एहसास होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आईपीएल के सक्सेस के लिए। तो मुझे तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये दिखा रहा है कि दबदबा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों का कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जी, बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सभा ये भी रहा है इस मैच में कि जैसे कि आप लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं उनका एक पूल है, और वो पूल थोड़ा सा और बढ़ता हुआ आपको नजर आया। अगर हम हर्षल पटेल की गेंदबाजी की जिक्र कर रहे हैं, हम ओवेस खान की गेंदबाजी का जिक्र कर रहे हैं, तो आज हम चेतन सकारिया और अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी पे बातचीत कर रहे हैं। और ये पूल जो बढ़ रहा है, उसका कितना एडवांटेज आप इंडियन क्रिकेट के लिए देख रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे ये आईपीएल आगे बढ़ेगा, ये पूल मुझे लग रहा है और थोड़ा बड़ा होता चला जाएगा पेस बॉलर्स का। ज़रूर बड़ा होगा राजीव। अब मुझे लगता है कि इसके पहले हम लोगों ने कई सारे सक्सेस स्टोरीज़ देखे हैं आईपीएल से। जी, अब टी नटराजन का ही उदाहरण हम ले लें। इसके पहले वो तमिलनाडु लीग में खेल रहे थे, वहाँ से उनका चयन हुआ आईपीएल की टीम में। आईपीएल में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, यहाँ से उनका चयन हो गया भारतीय टीम में। तो जी, ये जो हमारे यंग सीमर्स जो आ रहे हैं, वो इस प्रकार के सक्सेस स्टोरी को देखकर बहुत कुछ सीख रहे हैं। उनको भी हुँ, ये लगता है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे आईपीएल में, तो फिर ऊपर की जो सीढ़ी है उनके लिए आसान हो जाएगी। फिर वो भी जाकर भारतीय टीम के लिए खेल सकते हैं। तो जी, ज़्यादा जोश नज़र आ रहा है, ज़्यादा तैयारी करके हमारे युवा प्लेयर्स आ रहे हैं। यंग जो पेस बॉलर्स आ रहे हैं, उनमें मिश्रण काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अब सिर्फ टी नटराजन ही नहीं है, कई सारे ऐसे यंग स्पीडस्टर आ रहे हैं, जिनके पास यॉर्कर भी वो डाल सकते हैं। डिसगाइज्ड वेरिएशंस हैं उनके पास, स्लोवर डिलीवरी है, नकल बॉल है। आपने देखा हर्षल पटेल को, चेतन सकारिया, अर्शदीप सिंह। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो आईपीएल की टीम्स हैं, वो ये जो इस प्रकार के जो मीडियम पेसर्स हैं, जिनमें इतना ज़्यादा हुँ। मिश्रण है, उन पर भरोसा दिखा रहे हैं। क्योंकि विकेट इतना शानदार हो गया है राजीव, एक तरह का बेल्टर है कि यहाँ पर गति से आपको कोई काम होने वाला नहीं है। जी, जितनी आप ज़ोर से गेंदबाजी कीजिएगा, जितनी तेज़ गति से आप बॉल डालिएगा, उतनी तेज़ी से बॉल जो है वो स्टैंड में जाएगी। तो बहुत जी। ज़रूरी है कि आपके हाथ में वो मिश्रण होना चाहिए, तभी आप बल्लेबाजों को रोक सकते हैं। समा, हम शतकों की बात कर रहे थे। संजू सैमसन ने चौथा शतक लगाया एक बार फिर। अ, उनका एक कहते हैं कि अट्रैक्शन जो उनकी बल्लेबाजी का था वो नजर आ रहा था लोगों में। लेकिन जो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन थे, रियान पराग ने जैसी बैटिंग करी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यंगस्टर्स राजस्थान रॉयल्स में ज्यादा खेले थे पंजाब किंग्स की अपेक्षा। और जिस तरह से कंट्रीब्यूशन दिया रियान पराग ने, या स्टार्ट मनन वोहरा ने जैसा किया, एक फ्लिक करके उन्होंने छक्का लगाया, कैसे आप देख रहे हैं ओवरऑल जो यंगस्टर्स ने बैटिंग करी है संजू सैमसन के अराउंड? मुझे लगता है कि ये जो एटीट्यूड है निडर बल्लेबाजी का, ये रंग ला रहा है हर एक जी, बल्लेबाज में। और दूसरी बात ये भी है राजीव कि अब ये जो है टी20 का फॉर्मेट कुछ कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पर कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है नहीं। जी, अगर आपके बल्लेबाजी में गहराई है, अगर आपको आपको अपने शॉट्स खेलने की एबिलिटी में विश्वास है, तो आपको जाकर शॉट्स खेलने होंगे। मनन वोरा ने यही किया, रियान पराग ने यही किया, दूसरी छोर से दीपक हुडा ने यही किया। मुझे लगता है कि ये जो फियरलेस एटीट्यूड है, उसका फ़ायदा हमारे यंग बल्लेबाजों को भी मिल रहा है। और जी, बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप जो टीम मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, वो किस तरह के मैसेज के साथ इन युवा बल्लेबाजों को भेज रही है।
रियान पराग पहली दूसरी गेंद खेली, उन्होंने मोहम्मद शमी को फ्लिक करके छक्का लगा दिया। अब जी। ये क्या हो रहा है, देख के बड़ा ही अजीब सा लगता है जी, कि कितने आसानी से कितने शानदार टाइमिंग के साथ, जी, प्रॉपर टेक्निक के साथ ये हमारे जो यंग बल्लेबाज हैं वो छक्का लगाते हैं। और बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की पावर हिटिंग की तैयारी कर रहे हैं। जी, ये सभी प्लेयर जो हैं घंटों गुजार देते हैं अभ्यास में पावर हिटिंग के लिए, राजीव। जी। शबाब, क्योंकि विकेट कीपर्स का ऐसा लग रहा है जलवा देखने को मिल रहा है पूरे इस आईपीएल में। हमने ऋषभ पंत को देखा जिस तरह से वो कप्तानी कर रहे हैं, धोनी कप्तान है, अब दो विकेट कीपर्स को और हमने देखा और दोनों विकेट कीपर्स ने रन बना दिया। क्या ये मान के चला जाए इस आईपीएल सीजन 14 में सिर्फ विकेट कीपर्स का जलवा देखने को मिलेगा और हमारे सबा भाई लगातार आईवीएम पॉडकास्ट पे अपना जलवा दिखाते रहेंगे? राजीव देखिए, कुछ साल पहले तो ये लग रहा था कि एम एस धोनी के ऊपर या रिद्धिमान साहा के ऊपर ऋषभ पंत का दबाव है। अब तो मुझे जी, ये लग रहा है कि अब ऋषभ पंत के ऊपर केएल राहुल और संजू सैमसन का दबाव है। जी, अब स्थिति कुछ अजीब प्रकार की बनती जी, बनकर उभर रही है। अब आने वाले समय में और कौन कीपर है, मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा। पर ये हमारे पास 3 या 4 शानदार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। संजू सैमसन जी, को मौका मिला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का, वहां पर उन्होंने जी, उतना अच्छा प्रदर्शन दिया नहीं है। मुझे लगता है कि इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि अगर एक खिलाड़ी 1 या 2 मैच में अच्छा भी नहीं करता है तो हम जैसे लोग भी बात करने लगते हैं कि अरे भाई जी, दूसरों को खिला दिया जाए। पर कुछ हद तक कंटिन्यूटी की भी जरूरत होती है। संजू जी, सैमसन के बारे में मुझे हमेशा ये लग रहा है, हर आईपीएल में आप देखेंगे कि उनकी 1 या 2 पारियां अच्छी रहती हैं। पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार, और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है संजू सैमसन से, कि इस बार उनको और ज्यादा निरंतरता के साथ इस प्रकार की पारियां खेलनी होंगी। जी, और एक बार चूंकि वो कप्तान हैं, तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर वो बल्लेबाजी करेंगे, जितना टैलेंट है उनमें, जिस प्रकार का हुनर है उनमें, जिस प्रकार के उनके पास स्किल सेट हैं, और अच्छी पारियां और इस प्रकार की मैच विनिंग जी। परफॉर्मेंसेस उनके बल्ले से जरूर देखने को मिलेंगे। सम कीपर का जी, फायदा बहुत ज्यादा होता है राजीव, आपके पास वो इंटेलिजेंस है, वो स्मार्टनेस रहती है, आप गेम को समझ सकते हैं काफी आसानी से, और यही हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तमाम आज के मैच में चर्चा करने से पहले एक सवाल और वो भी विकेट कीपर पे है, क्योंकि कुमार संगकारा जुड़े हैं राजस्थान रॉयल्स के साथ एज अ डायरेक्टर। उनकी प्रेजेंस क्या किस तरह से फायदा पहुंचाएगी राजस्थान रॉयल्स को? उनकी क्रिकेटिंग ब्रेन के बारे में हर कोई बात करता है और जितने शानदार वो बल्लेबाज रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं कुमार संगकारा का रोल जो है राजस्थान रॉयल्स के साथ? राजीव, मुझे लगता है कि जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने महिला जयवर्धने को इस्तेमाल किया है, जी, उसी प्रकार से मुझे लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स की भी नीति है। क्योंकि ये दोनों हार्ड वर्किंग क्रिकेटर्स हैं। इन दोनों को बहुत ज़्यादा परख है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की। मल्टी फॉर्मेट में ये शानदार खिलाड़ी रह चुके हैं, और जी, जो कम्युनिकेशन लेवल्स हैं इन दोनों का बहुत ज़्यादा ऊंचा है। और मेरे मेरे पास मौका मिला है कई बार इन इन दोनों ही खिलाड़ियों से बातचीत करने का। इन दोनों में गेम सेंस, वो इंटेलिजेंस, वो यंगस्टर्स को किस तरह से इंस्पायर करना, जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स हैं उनको उनके साथ किस तरह से डील करना, ये सारी चीजें इन दोनों ही कोचेज में नजर आती है। और इसी जी, वजह से मुझे लगता है कि संगकारा का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उनकी बातें मैंने सुनी, जो उन्होंने पहले ट्रेनिंग सेशन जो हुआ था राजस्थान रॉयल्स में, जिस तरह जी, से उन्होंने कम्युनिकेट किया अपने मेंबर्स के साथ, खिलाड़ियों को वो यही बता रहे थे कि एटीट्यूड बहुत जरूरी है और एफर्ट बहुत जरूरी है। अगर आप ये दोनों चीजें लेकर हर एक प्रैक्टिस सेशन में, हर एक मैच में उतरेंगे, तो फिर जो सक्सेस है जरूर आपके पास आएगी। तो मुझे जी। लगता है कि इस प्रकार का अगर कम्युनिकेशन वो बनाकर रखते हैं खिलाड़ियों के साथ, उसका फायदा जरूर मिलेगा राजस्थान रॉयल्स को, विशेष करके यंगस्टर्स को। तो चलिए, मुंबई में रनों की बरसात देखने को मिली और अब बड़ा सवाल यही है कि मंगलवार के दिन यानी कि आईपीएल सीजन 14 के 5वें मुकाबले में क्या एक और रनों की बरसात देखने को मिलेगी या फिरकी का बोलबाला देखने को मिलेगा? क्योंकि चेन्नई के मैदान पर मैच है और दो बड़ी टीमें मैदान पर होंगी। एक टीम अपना पहला मैच हार गई है यानी मुंबई इंडियंस, और दूसरी टीम की बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स जो सबा की फेवरेट है, वो अपना पहला मैच जीते हैं और उनके पास वो सभी असलहे है जिसके दम पर वो चेन्नई की पिच का ज्यादा बेहतर फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सबा साइकोलॉजिकली जाए और आईपीएल के इतिहास के पन्ने पलटे तो दोनों टीमों के बीच 27 मुकाबले हुए हैं और उनमें से 21 मुकाबला कोलकाता हार गई है। तो ये थोड़ा सा डराने वाले स्टैट्स हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, और आप क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स को सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए भी थोड़े से आंकड़े डराने वाले होंगे। देखिए, मुझे हमेशा कभी भी आंकड़ों पर विश्वास रहा नहीं है, और जी, ये जो खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं वो भूल जाते हैं कि
पिछले वाले मैच में क्या हुआ था। आप जब मैदान में उतर गए हैं तो आप किसी भी बैगेज के साथ मैदान में नहीं उतर सकते हैं। आपकी जी, माइंड की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है और केकेआर को इन्हीं सब बातों पर विश्वास रखना होगा। निस्संदेह मुंबई इंडियंस एक शानदार टीम है, 5 बार वो आईपीएल के चैंपियन साइड हैं। उनके पास इतने शानदार मैच विनर्स हैं, इतने शानदार रिसोर्सेज़ हैं कि उनको हराना बहुत कठिन होगा। जी, पर मुझे ये लगता है कि चेन्नई का जो विकेट है, वहाँ पर थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी मुंबई इंडियंस को मैच जीतने के लिए। क्योंकि उनका भरोसा रहता है लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर। पर जब तक लोअर मिडिल ऑर्डर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, तब तक विकेट और ज़्यादा ग्रिप करने लगता है। मैं बात कर जी, रहा हूँ इस समय अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपका जो टॉप ऑर्डर है, वो तेज़ गति से रन बनाए। जी, उनमें और ज़्यादा मुझे लगता है कि फ़ोर्सफुली बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ पर रोहित शर्मा हो गए, आज डिकॉक आ रहे हैं, उनको मौका मिलेगा। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन, ये जो 4 प्लेयर्स हैं, उनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जी, अगर मुंबई इंडियंस को अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया इन 4 बल्लेबाजों द्वारा, तब मुझे विश्वास है कि लोअर मिडल ऑर्डर भी क्लिक करेगा और एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। चेन्नई का जो विकेट है, वहाँ पर ऐसे बॉलर्स की आपको ज़रूरत होगी, जिनमें मिश्रण होगा, पेस बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसे स्पिनर जिनको थोड़ा बहुत ग्रिप मिले, क्योंकि विकेट थोड़ा स्लो है। यहाँ पर बल्लेबाजी करना या फिर ऑन द राइट शॉट्स खेलना या वो पिकअप शॉट्स खेलना उतना आसान होगा नहीं। और हर एक जो बॉलर है, उसकी कोशिश यही होगी कि वो ज़्यादा मिश्रण के साथ धीमी गति की गेंदें डाले या फिर यॉर्कर डाले। तो इसी जी। वजह से मुझे लग रहा है कि जो रिसोर्सेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो केकेआर के पास इस प्रकार के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जो चेन्नई के विकेट कंडीशंस को भली-भांति एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जी। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत एज रहेगा केकेआर को आज के इस एनकाउंटर में। और मुंबई की इस सभा थोड़ी परेशानी इसलिए भी चल रही है कि हार्दिक पांड्या की इंजरी की खबरें आ रही हैं। उन्होंने पहले मैच में गेंदबाजी भी नहीं की और पोलार्ड बढ़ती उम्र के साथ उनकी गेंदबाजी में धार भी खत्म हो रही है। हमने देखा पोलार्ड को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया था उनकी बॉडी पे गेंदबाजी करके, तो थोड़ी बैटिंग भी अफेक्टेड नजर आ रही है क्योंकि लोगों ने पकड़ लिया कि आगे बॉल नहीं डालना है। आप उनके बॉडी पे बॉल डालें, उनको क्रैम्प करें और अच्छी स्पीड से अगर आप डाल रहे हैं तो फिर वो बड़े पुल शॉट्स नहीं खेल पाते हैं। ये क्या कुछ परेशानियां इनिशियली आपको नजर आई मुंबई इंडियंस की टीम में? हार्दिक का गेंदबाजी ना करना, पोलार्ड को जिस तरह से पकड़ा शॉर्ट पिच गेंदबाजी के साथ, उसके अलावा स्पिन गेंदबाजी का कमजोर होना, राहुल चहर और कुणाल पांड्या को अभी भी मैं बाकी टीमों के पास जो स्पिनर्स हैं उनके मुकाबले में थोड़ा वीक देखता हूं यहाँ पे। राजीव, अगर आप मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक को देखें तो मुझे लगता है कि उनमें 1-2 कमियां हैं। और आपने सही कहा कि हार्दिक पांड्या की इंजरी की वजह से वो परेशानी बढ़ गई है। जी, उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो गेंदबाजी करने लगेंगे तो मुझे लगता है और ज़्यादा संतुलित हो जाएगी इनकी बॉलिंग अटैक। जो स्पिनर्स हैं, कृणाल पांड्या, वो आपके फिफ्थ बॉलर नहीं हो सकते हैं। उनसे जी, अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 4 ओवर वो हर एक मैच में डालेंगे तो ये होने वाला नहीं है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए कोई ना कोई बैकअप बॉलर होना चाहिए। राहुल चहर, हालाँकि पहले मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं की या फिर उनके सामने उनकी पिटाई हो गई थी। पर मुझे विश्वास है कि इस युवा लेग स्पिनर में वो काबिलियत है कि वापस आकर वो फिर से अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। हम्म, अम, पर तो ये एक समस्या है मुंबई इंडियंस के पास। अ, ये पोलार्ड जैसे जो खिलाड़ी हैं बहुत जल्दी रिकवर करते हैं एक सेटबैक से। तो मुझे लगता है कि इस मैच में ज़रूर तैयारी करके आएँगे। परेशानी पिछले मैच में स्लोनेस ऑफ द विकेट की वजह से हो रही थी। आप टाइम नहीं कर पा रहे हैं शॉट्स को, हम्म, आप जिस पोज़ीशन में आकर शॉट खेलना चाह रहे हैं वहाँ तक बॉल आ नहीं रही है। इस वजह से परेशानी हुई थी। पर ये इतने महान प्लेयर्स हैं, राजीव, ये अपने गेम प्लान को ज़रूर वापस जाकर उन्होंने देखा होगा और इस बार वो माइंडसेट बनाकर आएँगे कि इस तरह की जो वेरिएशंस के साथ जो गेंदबाज़ी हो रही है, उसको वो किस प्रकार से टैकल करें। मुझे लगता है कि जो क्रीज़ की जो गहराई है उसका इस्तेमाल करेंगे, वेट करेंगे, जल्दी शॉट्स खेलने का आज प्रयास करेंगे नहीं और मुझे लगता है कि कुछ कुछ समय लेने के बाद वो बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे। हम्म, तो ये परिवर्तन ज़रूर आज मुंबई इंडियंस के अप्रोच में, विशेष करके लोअर और मिडल ऑर्डर के अप्रोच में देखने को मिलेगा कि जल्दबाज़ी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 1 या 2 डॉट डिलीवरी भी खेल लेते हैं, जी। पोलार्ड जैसा बड़ा हिटर या फिर हार्दिक पांड्या जैसा जैसा बड़ा हिटर, इनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है अगर आप 1-2 डॉट डिलीवरीज़ भी खेल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि एक रिफ्रेशिंग अप्रोच के साथ आज मुंबई इंडियंस मैदान में उतरेगा। समा बहुत हेवीली डिपेंडेंट है ऐसा लगता है जसप्रीत बुमराह पे, ट्रेंट बोल्ट पे और जेनिसन जो उनके एक लेफ्ट आर्म सीमर और आए साउथ अफ्रीका से, जिसकी बहुत आप तारीफ कर रहे थे। और रोहित शर्मा ने अपने पहले मैच में जब आए टॉस के लिए तो बड़े खुश थे उस गेंदबाज को टीम में लेके। 6 फुट 8 इंच के हैं वो और उन्होंने पहले मैच में भी इम्प्रेसिव गेंदबाजी की थी। चेन्नई की कंडीशंस को देखते हुए इतना हेवीली डिपेंडेंट होना अपने पेस बॉलर्स पे,
क्या ये थोड़ा मिसफायर कर रहा है मुंबई इंडियंस के लिए? क्योंकि जब वो अपनी टीम में अवेलेबल रिसोर्सेज देखते हैं तो पीयूष चावला है जो नजर आते हैं, नहीं तो पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है उनका जो रिसोर्सेज है बॉलिंग डिपार्टमेंट का। क्या आपको लग रहा है एक एडेड स्पिनर यहाँ पे खिलाएंगे, नंबर एक चीज, और नंबर दूसरा, क्या इन जो सीमर्स हैं तीनों, आप इनके साथ ही जाएंगे? आपको लग रहा है एक ऑलराउंडर और होना चाहिए? मुझे लगता है कि विकल्प की अगर हम बात करें राजीव, तो एक तो आपके पास पीयूष चावला है। जी। पर अगर आप ध्यान से चेन्नई के विकेट को देखेंगे तो वहां पर स्पिनर्स उतना ज़्यादा इफेक्टिव हुए नहीं है। जी। ज़्यादा एफिकेसी जो देखने को मिली है वो ऐसे पेस बॉलर्स में रही है जिनके पास मिश्रण ज़्यादा है, हम्म। जो हार्ड लेंथ डालते हैं, जो विकेट को हिट करते हैं स्लोअर डिलीवरी से, जो कटर्स डाल सकते हैं, जो नकल बॉल डाल सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत ध्यानपूर्वक चुनना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को अपने 11 को। देखिए, अंत में अगर आप पहले मैच के बारे में बात करें राजीव, तो कठिनाइयां पेश की थी इसी बॉलिंग कॉम्बिनेशन ने। 160 बनाने में भी आरसीबी को बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। तो वहां जी। पर जी। दिक्कत, मुंबई इंडियंस मैच इस वजह से हारा क्योंकि उन्होंने 15-20 रन कम बनाए। जी। अगर वो 15-20 रन और बना लेते तो मुंबई वो मैच जीत सकता था। इसी वजह से मुझे लगता नहीं है कि एक मैच के बाद कुछ ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हाँ, हम्म। परिवर्तन देखने जो होना चाहिए वो है उनके अप्रोच में। उनको पता है कि अंतिम के 6 ओवर में उन्होंने रन बनाए नहीं, इसी वजह से जी। उन्होंने वो बड़ा स्कोर खड़ा किया नहीं। तो ये वाले जो इश्यूज हैं उनको वो एड्रेस करने का प्रयास करेगा मुंबई इंडियंस। चलिए, कोलकाता की अगर बात करें, क्योंकि वो पहला मैच जीत के आ रहे हैं, सभा तो कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अच्छी बात यह है कि नीतीश राणा बहुत अच्छे फॉर्म में है, राहुल त्रिपाठी ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। परेशानी उनके लिए भी चल रही है कि एक तरफ पोलार्ड है तो दूसरी तरफ रसेल है, और रसेल का भी हाल कुछ वैसे ही है जैसा पोलार्ड का है। तो कैसे आप देख रहे हैं ये दो बड़े T20 फॉर्मेट के बैट्समैन जो नहीं चल पा रहे हैं? और उसके बाद फिर हम कोलकाता की स्पिनर्स पे बात करेंगे। करीबन फ्लेवर जो है इन दोनों टीमों में चला नहीं है अभी तक राजीव, चाहे जी। वो पोलार्ड हो या फिर आंद्रे रसल हो। हालांकि आंद्रे रसल ने गेंदबाजी अच्छी की थी, अंतिम जी। ओवर उन्होंने शानदार डाला था पिछले मैच में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और समय देना होगा। आंद्रे रसल एक जी। शानदार प्लेयर हैं, पिछला सीजन भी उनका उनका अच्छा नहीं हुआ था इंजरी की वजह से, पर उन्होंने वापसी की है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा और वो अगर समय गुजारेंगे क्रीज के ऊपर तो फिर उनको भी आसानी होगी बड़े शॉट्स लगाने में। और जी। पोलार्ड की भी कुछ वही हालत है। मुझे लगता है कि समस्या केकेआर के साथ है, वो है उनके कप्तान ओवेन मॉर्गन। हम्म। ना तो ओवेन मॉर्गन ने इंडिया के विरुद्ध यहाँ पर रन्स बनाए हैं, ना ही पहले मैच में रन बनाए हैं, तो उनके लिए वो बहुत बड़ा हम्म। समस्या है। और वो जो उनको जरूर विचलित कर रहा होगा ओवेन मॉर्गन का फॉर्म। ओवेन मॉर्गन मिडिल ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने के लिए, लोअर मिडिल ऑर्डर तक उनको बल्लेबाजी करनी होती है, तो उनका जो रोल है बहुत ज्यादा डिफाइंड है। पर अगर हम्म। उस रोल में उन्होंने रन नहीं बनाए तो फिर मुझे लगता है कि दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है केकेआर के ऊपर। तो वो एक परेशानी का सबब है केकेआर के लिए। समाम, स्पिन डिपार्टमेंट बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स का। वरुण चक्रवर्ती है उनके पास, हरभजन सिंह का एक्सपीरियंस है, फिर शाकिब के आने से न सिर्फ बॉलिंग का एक ऑप्शन बढ़ा, बल्कि बैटिंग बहुत जबरदस्त शाकिब करते हैं। नई बॉल से हमने देखा, शाकिब ने भी पहले 6 ओवर में बॉल डाला, हरभजन सिंह ने एक ही ओवर डाला। वो थोड़ा सा चौंकाने वाला था कि आखिर बाकी के ओवर से मॉर्गन ने क्यों नहीं उनको कराया। क्या रीजन आप देख रहे हैं? क्या तीन स्पिनर खेलते आप देख रहे हैं? और क्योंकि अगर पूरे कोटे आप हरभजन सिंह से नहीं करा रहे हैं तो फिर उनकी क्या टीम में जगह बनते आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी है यहाँ पर केकेआर की जी। जिसके कारण से हरभजन सिंह को खिलाया जा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस के पास कई सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं। जी। उनके पास ईशान किशन है, उनके पास कृणाल पांड्या है, अगर आज डिकॉक खेलेंगे तो वो भी एक लेफ्ट हैंडर है। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से हरभजन सिंह को और भी मौका मिलना चाहिए। और हर भज्जी के पास अनुभव है पावर प्ले में गेंदबाजी करने का। जी। तो वो एक और एरिया है जहाँ पर भज्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ केकेआर की टीम में। उनकी जो जी। स्पिन कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है इस समय। शाकिबल के बारे में आपने बात की, वो बहुत शानदार इंक्लूजन रहेगा केकेआर के लिए। एक ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। उसके साथ साथ वरुण चक्रवर्ती, हालांकि पिछले मैच में ओस की वजह से उनका टप्पा सही नहीं पड़ जी। रहा था, पर उसके बावजूद उनको बहुत ज्यादा बाउंस मिल रहा था। वो एक्स्ट्रा जी। बाउंस जो उनको मिलता है उसकी वजह से अब उनके सामने बड़े बड़े शॉट्स लगाना उतना आसान नहीं होता है बल्लेबाजों जी। को। तो ये जो स्पिन ट्रायो है वो काफी अच्छा रहेगा केकेआर के लिए।
पैट कमिंस पर फिर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे खिलाड़ी हैं सबा, और लेकिन गेंदबाजी अच्छी प्रसिद्ध कृष्णा कर गए। इस मैच में क्या पैट कमिंस को आप खेलते देख रहे हैं या कोई चेंज अभी देख रहे हैं आप? आपको लग रहा है विनिंग कॉम्बिनेशन ही कोलकाता खिलाएगा? मुझे लगता नहीं कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा राजीव, जी क्योंकि पैट कमिंस और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों, प्रसिद्ध कृष्णा ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की, विकेट भी लिया था। पैट कमिंस ने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया था जॉनी बेयरस्टो का। पर पैट कमिंस के पास बेहतरीन, मुझे लगता है कि उनके पास अनुभव है और वो जी बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि भारतीय कंडीशंस में भारतीय विकेटों पे किस तरह से गेंदबाजी करना है। उनके जी पास शानदार कटर्स हैं, वो अच्छे लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, उनके पास गति है। तो वहां पर मैं ज्यादा परिवर्तन देखना एक्सपेक्ट नहीं जी। कर रहा हूँ राजीव। चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया, और इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर आपका प्रेडिक्शन सही साबित हो, और फिर आपका नाम थोड़ा चेंज करके हम बाबा सबा रख दें, ताकि बाबा लोगों के जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, और आपकी प्रेडिक्शन जिस तरह से चल रही है वो हर मैच में एकदम 100% सही रहती है। तो क्या इस बार 60-40 रेशियो माना जाए सबा, नहीं, कोलकाता बनाम मुंबई मैच में? मैं देख रहा हूँ, और थोड़ा गैप को कम कर देता हूँ राजीव। जी पर अंतर जो भी हो, अभी भी मुझे लगता है कि केकेआर के पास वो एज है। और ऐसे भी भारतीय क्रिकेट टीम में जब मैं खेलता था राजीव, तो मेरा जी निकनेम बाबा ही था। अभी भी जो मेरे मेरे जो खिलाड़ी हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, जी। वो अभी भी मुझे इसी इसी निकनेम से ही बुलाते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक समा यू। भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी प्रेडिक्शन सही साबित हो इस बात की उम्मीद हम कर रहे हैं, और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आज आईपीएल सीजन 14 का 5वां मुकाबला है और 5वीं बार कोई भारतीय खिलाड़ी चमके और वो बने मैन ऑफ द मैच। तो आईवीएम पॉडकास्ट पर आप सुन रहे थे और देख रहे थे खेल नीति, और हम लगातार इस बात से आपको अपडेट करा रहे हैं कि क्रिकेट से जुड़ी तमाम बातें, ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें, मैदान के अंदर क्या कुछ रणनीति बनती है, वो लगातार हम आपको बताते रहेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म खेल नीति पर।